हेलो एवरीवन, आज हम आइंस्टीन्स कोफिशिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आइंस्टीन्स कोफिशिएंट क्या होते हैं और इनका लेज़र से कैसे क्या कनेक्शन होता है। तो इन आइंस्टीन्स कोफिशिएंट्स को समझने के लिए हम सबसे पहले विभिन्न स्तरों के बीच संक्रमणों के सिद्धांत को समझेंगे। परमाणु के दो ऊर्जा स्तरों पर अगर हम विचार करते हैं तो माना हमने कि इसमें से एक नीचे के या कम ऊर्जा स्तर है, जिसको कि मैं ith स्टेट मान रही हूँ, जिसकी की आवृत्ति न्यू है, और कि फोटोन का जो विकिरण है का अवशोषण करके वो उच्च ऊर्जा स्तर जो jth में चला जाता है। एक स्तर I है नीचे वाला, जिसको ग्राउंड स्टेट कह रही हूँ। न्यू एनर्जी का फोटोन जब उसके ऊपर पड़ता है तो h न्यू टोटल एनर्जी हो जाती है उसकी, और वो jth स्टेट जो कि हायर स्टेट है उसमें चला जाता है। तो अवशोषित फोटोन का विकिरण की आवृत्ति, ये हमें पता है कि दोनों जो एनर्जी लेवल्स होंगे उसके डिफरेंस के बराबर होगी। तो हमें पता है कि EJ माइनस EI जो है jth स्टेट से I से jth में जाने की, वो कितनी हो गई हमारी h न्यू JI, J से I में वापस आने की। तो हम क्या कहेंगे, h न्यू JI इज इक्वल टू EJ माइनस EI अपॉन h। इस प्रकार के संक्रमण की दर केवल दोनों ऊर्जा स्तरों के अभिलक्षणों पर निर्भर नहीं करती, वरन यह आपतित विकिरणों में उपस्थित VJI आवृत्ति के विकिरणों के ऊर्जा घनत्व पर भी निर्भर करती है, जिसको कि हम IV से डिनोट करते हैं। एनर्जी डेंसिटी पे भी निर्भर करती है। अतः यदि ith ऊर्जा स्तर में उपस्थित परमाणु पर IV ऊर्जा घनत्व का तथा VJI आवृत्ति के विकिरण आपतित हो तो उसके उच्च ऊर्जा स्तर के ऊर्जा स्तर में जाने की प्रायिकता निम्न होगी। ये कहाँ से देख रहे हैं हम, जो सिंबल्स हम यूज़ कर रहे हैं उसको समझेंगे पहले। PIJ मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एटम कहाँ से, IS से jth स्टेट में जाने की, और अगर मैं JI लिखती हूँ तो JS से ith में आने की। तो हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी I से J स्टेट में जाने की अवशोषण करके एनर्जी का वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, IV या एनर्जी डेंसिटी के बराबर होगी। और ये एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ जो आपके विकिरण है या रेडिएशंस पर यूनिट वॉल्यूम, ये जितने ज़्यादा होंगे, जितना घनत्व इनका ज़्यादा होगा, उतनी ही जल्दी एक्साइटमेंट होके वो एटम I से jth स्टेट में चल जाएगा। तो PIJ इज़ प्रोपोर्शनल टू IV, और यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी के इसको हटा के सिंबल को PIJ अगर मैं लिखती हूँ तो एक कांस्टेंट यूज़ किया हमने, BIJ IV हो गया। ये BIJ जो है ये कांस्टेंट है कि ये एक स्थिरांक है जिसका मान दोनों ऊर्जा स्तर कौन से, ith और jth ऊर्जा स्तर की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। समीकरण अवशोषण की प्रक्रिया को व्यक्त करता है। इसने क्या किया, एनर्जी जो थी जो इसके ऊपर बाहर से हमने डाली, एक एनर्जी डेंसिटी के रेडिएशन, उससे एनर्जी ली, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, और ग्राउंड स्टेट से ये हायर स्टेट में चले गया। यदि परमाणु पहले ही उच्च ऊर्जा स्तर में है तो यह वह स्वतः ही कूदकर निम्न ऊर्जा स्तर या ith स्टेट में आ सकता है। जब यह निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो VJI आवृत्ति के विकिरण उत्सर्जित करेगा। पहले इसने एनर्जी गेन की। अब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आने के दो तरीके हैं, सेल्फ एमिशन से या स्टिमुलेटेड एमिशन से, जैसा कि कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो अब हम कह रहे हैं कि जब ये हायर से लोअर में आ रहा है तो VJI आवृत्ति के विकिरण उत्सर्जित करेगा। माना प्रायिकता का मान AJI के तुल्य है और स्वतः उत्सर्जन की प्रायिकता आपतित प्रकाश जो है हमारे पास उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी वो एक्साइटेड स्टेट में है, और एक्साइटेड स्टेट में एक टाइम निश्चित होता है, वो होता है 10⁻⁻8 से 10⁻10 सेकेंड्स तक एटम वहाँ रेस्ट करेगा और वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो जो पहले गया वो पहले आएगा, जो बाद में गया वो बाद में आएगा। इसलिए अब जो हमारा एटम एक्साइटेड स्टेट में है वो एनर्जी डेंसिटी पर निर्भर नहीं करेगा। परंतु यदि परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर के उत्तेजित स्तर jth में हो तथा इस पर निश्चित आवृत्ति के विकिरण आपतित हो, पहले से ही हम कह रहे हैं jth में है और उस पर एक निश्चित आवृत्ति के विकिरण आपतित हो, तो परमाणु के द्वारा प्रदीप्त उत्सर्जन या प्रवर्तित उत्सर्जन होते हैं, जिसकी प्रायिकता BJI IV से व्यक्त की जा सकती है। अतः उत्सर्जन की कुल प्रायिकता की दर PJI का मतलब क्या हुआ कि jth स्टेट से ith स्टेट में आने की प्रायिकता की दर जो है
AGI वो हो गया जो कि सेल्फ एमिशन है, कि जो पहले गया पहले आ गया, जो बाद में गया वो बाद में आ गया। दो तरह की प्रोबेबिलिटी है किसी भी पार्टिकल की एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने की। तो फर्स्ट टर्म जो है AGI वो उसको व्यक्त करती है जो कि वो सेल्फ एमिशन के द्वारा वापस आया। दूसरा जो हमने लिखा है, जैसा पहले कहा है कि PGI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IV होगा, और जब मैं उस IV को हटाऊंगी तो एक कांस्टेंट आ जाएगा BJI। तो PGI जो हमारे पास है वो दो टर्म्स के बराबर हो जाएगा, AGI प्लस BJI IV। AGI जो है वह स्वतः उत्सर्जन की प्रायिकता के लिए है, और द्वितीय जो पद है हमारा BJI IV ये उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रायिकता को व्यक्त करता है। अवशोषण की तरह उद्दीप्त उत्सर्जन भी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। BJI भी एक स्थिरांक है जो दोनों ऊर्जा स्तरों ith और jth के मान पर उनकी एनर्जी वैल्यूज पे निर्भर करता है। क्योंकि स्थिरांकों A तथा B के बीच संबंध को सर्वप्रथम आइंस्टीन ने ज्ञात किया था, इस कारण इनके बीच के संबंध को हम आइंस्टीन रिलेशन कहते हैं, और इन कोफिशिएंट्स को AGI, BJI एंड BIJ ये कहलाते हैं हमारे आइंस्टीन गुणांक या आइंस्टीन कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। क्योंकि स्थिरांक A और बीच के संबंध को सर्वप्रथम आइंस्टीन ने ज्ञात किया था, इसी कारण इनके बीच के संबंध को आइंस्टीन का संबंध कहते हैं। मान लीजिए Ni तथा Nj क्रमशः ith और jth ऊर्जा स्तरों के परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करते हैं, तथा ये परम ताप T पर IV तीव्रता के प्रकाश से ऊष्मीय संतुलन में है। न्यू आवृत्ति के प्रकाश को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर ith से उच्च ऊर्जा स्तर jth के में जाने वाले परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, Ni Pij इज इक्वल टू Nj Bij इंटू IV। इसी प्रकार यहाँ पे Pij की वैल्यू रख दी हमने Ni Pij में। इसी प्रकार उच्च ऊर्जा स्तर jth से निम्न ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, Nj Pji। Pji की वैल्यू फिर लिख देंगे इक्वेशन से, तो Nj AGI प्लस BJI इंटू IV। पिछली इक्वेशन से हमने ये वैल्यू इसमें पुट कर दी। परंतु ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने वाले परमाणुओं की संख्या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आने वाले परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अर्थात, और यहाँ पे एसेंशियल कंडीशन क्या है कि ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में हमेशा क्या होना चाहिए, Ni Pij इज इक्वल टू Nj Pji। लेकिन ये एसेंशियल कंडीशन है कि ये दोनों इक्वेशन 4 और 5 बराबर सिर्फ तभी होंगी जबकि यहाँ पे ऊष्मीय संतुलन की अवस्था होगी। तो अब हमने इस कंडीशन को लगाया यहाँ कि NPji इज इक्वल टू Nj Pji, ये हो गई आपकी ऊष्मीय संतुलन में दोनों बराबर होने चाहिए। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं Pij की और Pji की, जैसा कि समीकरण 7 में दर्शाया गया है। अब इनमें क्या किया हमने, जिन जिन टर्म्स में IV है उनको लेफ्ट हैंड साइड में इकट्ठा कर लिया, बिना IV वाली को हमने राइट हैंड साइड में ले लिया। अब जो ब्रैकेटेड टर्म है इसको BJI से डिवाइड किया Nj BJI से, तो हमारे पास आ गया Ni Bij अपॉन Nj BJI माइनस 1 इंटू IV इज इक्वल टू AJI अपॉन BJI, या IV इज इक्वल टू AJI अपॉन BJI Ni अपॉन Nj Bij अपॉन BJI माइनस 1 के बराबर होगा। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार, या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है उसके अनुसार हमें पता है कि परम ताप T पर ऊर्जा जो है E ऊर्जा स्तरों में परमाणुओं या कणों की संख्या e अपॉन KT के बराबर होती है। यहाँ K बोल्ट्जमैन स्थिरांक है, अतः I तथा J ऊर्जा स्तरों में परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, Ni अपॉन Nj। ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, हमें पता है अगर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन है सारे एटम्स का, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस EI अपॉन KT अपॉन e टू द पावर माइनस EJ अपॉन KT। EI और EJ कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स की एनर्जी की वैल्यूज़ है। इसको जब सॉल्व किया तो e टू द पावर माइनस EI माइनस EJ अपॉन KT के बराबर हो गया, और e टू द पावर EI जो है हमारी EI माइनस EJ
ये होता है माइनस एच न्यू के बराबर, समीकरण 1 जो लिखा था हमने उससे, तो ये हो जाएगा प्लस एच। तो ये हो गया हमारे पास ई टू द पावर एच के बराबर हो गई ब्रैकेटेड टर्म, एच न्यू जे आई के बराबर, और ई टू दी पावर एच न्यू अपॉन के टी, अगर इसको हमने एच न्यू जी आई को एच न्यू अगर हमने रखा है तो ये वैल्यू हमारे पास इक्वेशन की आ जाएगी कि फाइनल ई एन आई अपॉन एन जे मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट इज डायरेक्टली इक्वल टू ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी के बराबर होगी। अब एन आई अपॉन एन जे का मान समीकरण 8 में रखने पर तो आई वी कितना आ गया, ए जे आई अपॉन बी जे आई अपॉन बी आई जे अपॉन बी जे आई ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। इसी तरह का एक सूत्र प्लांक ने ऊर्जा घनत्व के लिए हमें बता रखा है, हमें पता है कि वो क्या होता है, आई वी इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 के बराबर होता है ये। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों समीकरण जो है हमारे पास 9 और 10, इन दोनों समीकरण को इक्वेट 10 और 11 जो समीकरण है वो दोनों ही आई वी के मान है, तो हम इन दोनों को इक्वेट वैल्यूज़ को कंपेयर करके वैल्यूज़ निकालेंगे। इन दोनों को कंपेयर किया तो पहली इक्वेशन आ जाएगी ऊपर वाली जो हम न्यूमरेटर के ले रहे हैं, ए जे आई अपॉन बी जे आई इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली जब इसका डिनोमिनेटर आप कंपेयर करोगे तो बी आई जे अपॉन बी जे आई कितना हो गया, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास एक वैल्यू आ गई कि बी आई जे इज इक्वल टू बी जे आई के बराबर होगा। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन से अभी जैसा हमने डिस्कस किया कि ए जे आई अपॉन बी जे आई इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब के बराबर होगा, और ए जे आई इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब इंटू बी जे आई के बराबर होगा, जो कि समीकरण 14 से प्रदर्शित किया गया है। उपरोक्त समीकरण को सर्वप्रथम आइंस्टीन ने प्राप्त किया था, इसी कारण ये जो गुणांक हैं सारे ए जे आई, बी जे आई और बी आई जे, ये कॉन्स्टेंट्स को हम सबको आइंस्टीन गुणांक कहते हैं। समीकरण 12 के अनुसार प्रति फोटोन उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रायिकता का मान प्रति फोटोन अवशोषण की प्रायिकता के मान के तुल्य होता है, परंतु ये तभी होगा जबकि अवशोषण की दर उद्दीप्त उत्सर्जन की दर से बहुत अधिक होती है। ये दोनों ऊर्जा स्तरों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या में बहुत अधिक अंतर होने के कारण होता है। स्वतः उत्सर्जन एवं उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रायिकताओं की दर की तुलना करने पर पी जे आई स्वतः अपॉन पी जे आई उद्दीप्त इज इक्वल टू ए जे आई अपॉन बी जे आई आई वी इज इक्वल टू ए जे आई अपॉन बी जे आई आई वी, और इस आई वी की वैल्यू ऊपर इक्वेशन में भी निकाली है हमने, वहाँ से आई वी की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो बी आई जे अपॉन बी जे आई ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए जे आई अपॉन बी जे आई। यहाँ से ये टर्म्स दोनों कैंसिल हो गई और बी आई जे अपॉन बी जे आई कितना है, 1 के बराबर है। तो फाइनली हमारे पास जो टर्म बच जाएगी वो बच जाएगी पी जे आई मतलब जे से आयत में आने की जो रेट है, प्रोबेबिलिटी है स्वतः उत्सर्जन के द्वारा, डिवाइडेड बाई जैसे आयत स्टेट में उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा जो आपकी परमाणुओं के आने की दर है, ये होती है बराबर ई रेस टू पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 के बराबर। समीकरण 15 से स्पष्ट है कि यदि एच न्यू इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन के टी हो तो उद्दीप्त या संप्रेरित उत्सर्जन की तुलना में स्वतः उत्सर्जन की प्रायिकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इस वक्त हमें जो मिलेंगे रेडिएशंस वो सारे साधारण या नॉर्मल रेडिएशंस मिलेंगे। दूसरी कंडीशन में हम कहेंगे कि अगर इस स्थिति में उद्दीप्त उत्सर्जन या प्रायिकता का मान को हम उसमें नगण्य मान सकते हैं, परंतु यदि एच न्यू इज़ वेरी वेरी लेस देन के टी हो तो ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 ये एच न्यू अपॉन के टी के बराबर होगा, और पी जे आई स्वतः अपॉन पी जे आई उद्दीप्त इज नियरली इक्वल टू एच न्यू अपॉन के टी होगा, जो कि समीकरण 16 से दर्शाया गया है। स्पष्ट है कि इस स्थिति में उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रायिकता का मान स्वतः उत्सर्जन की प्रायिकता के मान से अधिक होगा। सूक्ष्म तरंग क्षेत्र या माइक्रोवेव्स में परमाणुओं के संक्रमण के लिए ऐसी स्थिति संभव हो सकती है। तो हमेशा जब भी हमें उद्दीप्त उत्सर्जन चाहिए या लेज़र एक्शन होना चाहिए तो एसेंशियल कंडीशन हो गई, जो कि समीकरण 16 से प्रदर्शित की गई है, कि जो स्वतः उत्सर्जन की दर है वो उद्दीप्त उत्सर्जन की दर से बहुत कम होनी चाहिए, और ये जो रेशो है
प्रायिकता का मान स्वतः उत्सर्जन के लिए और प्रायिकता का मान उद्दीप्त उत्सर्जन के लिए ये नियरली इक्वल टू hν/kT होना चाहिए। और जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी हमारे पास कभी भी कोई भी लेज़र एक्शन स्टार्ट नहीं होगा, लेज़र नहीं दिखाई देगी हमें।